दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोल वचन। एक शब्द है विज्ञान, इंग्लिश में कहें तो साइंस। हमने आपने सुना होगा, ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन में सुबह से लेके शाम तक, सुबह उठने से लेके रात सोने तक शामिल रहता है। हम गुजर रहे थे, हमें एक स्कूल दिखा है, स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ था। उसी एग्जीबिशन को देखने, बच्चों का मन टटोलने, अध्यापिकाओं से बात करने और उस साइंस एग्जीबिशन की एक झलक दिखाने और आज के वर्तमान समय में विज्ञान, आप हमने एक बचपन में निबंध पढ़ा होगा, विज्ञान वरदान या अभिशाप। इस पर डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि अगर इस पर वाद विवाद करेंगे तो लंबा जाएगा, लेकिन हम आपसे आज के समय में विज्ञान पढ़ाने वालों से लेके पढ़ने वालों तक के मन में क्या सफ़र है, उनकी क्या सोच है, इनसे बात करते हैं। आइए मैम, आपका नाम? सर मेरा नाम निशी सिंह है एंड आई टीच साइंस हियर इन सीनियर क्लासेस। मैम, आपने जो ये एग्जीबिशन किया, इसको तैयार करने में कितना टाइम लगा? सर ये मेजरली जो है हमारा जो प्लान था वो पिछले 1 वीक से चल रहा था, बट जो लास्ट 10 to 15 डेज़ हैं उसमें बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क करा, जो मेनली 10 to 15 डेज़ में प्रिपेयरिंग जो रहा है पूरी तरीके से। मैम, आपने बेसिकली साइंस में क्या क्वालिफिकेशन किया है आपने? सर आई हैव डन MSc इन बॉटनी। कहाँ से किया है मैम? फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस। तो आपने अभी जब अपने टाइम पे पढ़ाई करी थी, कोई एक ऐसा टीचर जिनका पैटर्न, जिनका स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगा? सो मैनी टीचर्स एंड आई एम थ्रिल्ड टू टेल यू कि मेरा जो आई वुड लाइक टू share one of my experience during my education time. So पहला क्या था कि I was a student of ZBC, तो मेरा क्या था कि बॉटनी में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। So I used to think कि जब मैं जाऊंगी तो ऐसा होता है ना, BSc में ग्रेजुएशन में आपको एक सब्जेक्ट स्किप करना होता है लास्ट ईयर में, तो वहाँ पे मैं सोचती थी कि मैं जो है जूलॉजी मुझे अच्छा नहीं लगता है, सॉरी बॉटनी मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बॉटनी स्किप करूँगी। बट वहाँ पर मुझे एक टीचर मिले ग्रेजुएशन टाइम में, इतना अच्छा वो पढ़ाते थे, मतलब आई वॉज टू मोटिवेटेड कि उनके पढ़ाने की वजह से ही ये ऐसा टाइम आया कि मैंने MSc का एंट्रेंस निकाला और फिर मेरा बॉटनी में MSc हुआ, जिसको मैं छोड़। अगर कहें तो एक ऐसे टीचर्स आपकी लाइफ में आए जो सब्जेक्ट आप छोड़ना चाह रही थी, फिर उसमें आपका इंटरेस्ट मिल गया और आप MSc की तरफ कर गए। अच्छा, तो कभी आपको कोई ऐसा बच्चा मिला जो साइंस से दूर भाग रहा था और जो आपकी टीचर ने आपके साथ किया वो आपने उस बच्चे के साथ किया? नहीं सर, अभी तो देखिए यहाँ पे छोटे क्लासेस में क्या होता है, अभी जैसे 9th 10th में, सॉरी 9th और उसमें 8th में पढ़ के आए, तो 9th में आता है कि बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है, तो ये होता है कि इनको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम ज़रूर ऐसी कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे डेली लाइफ एग्जाम्पल्स दिए जाएँ या बच्चों के आसपास जो घटित हो रहा है हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर उसको प्रेजेंट करते हैं कि बच्चे को ईजिली समझ में आए वो चीज़। अभी यहाँ पर आपका मॉडल कौन सा है? सर हमने 10th का, वैसे तो देखिए सर हमारे सारे ही मॉडल हैं, ठीक है ना, वी गिव जस्ट एन आइडिया, और उसमें बच्चों की मेहनत होती है एंड देयर आर सो मैनी प्रोजेक्ट इन विच वी नीदर गिव द आइडिया और नॉट हेल्प दैम। सो लेकिन मेरे जो मेजरली जो मेरे उसमें रहा है वो 10th का मॉडल रहा है। क्या किस थीम है, सब्जेक्ट क्या है? सर एक है इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे और दूसरा है फ्री एनर्जी मॉडल है। फार्मिंग पे ही बात कर लेते हैं। आजकल जब भी इवन आप भी करियर की ऑप्शन की बात करते हो तो फार्मिंग सबसे लास्ट में कहीं ना कहीं रहता होगा, है ना, और 90% ऑडियंस की बात करें तो फार्मिंग सबसे लास्ट ऑप्शन रहता, क्योंकि आपका टॉपिक भी है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कृषि, और भारत एक कृषि प्रधान देश भी रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कृषि में एक बेटर ऑप्शन है और विज्ञान कृषि को आगे लेके जा सकता है, और जो रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या पूरे देश में फैली हुई है, कृषि उसको सुधार कर सकता है? एक टीचर के नाते आपके क्या ओपिनियन है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेजरली इंडिया में प्रॉब्लम है, जो अकॉर्डिंग टू डाटा है वो 86% जो है वो मार्जिनल फार्मर है, मार्जिनल स्मॉल फार्मर मींस जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर लैंड है। अब उनके पास प्रॉब्लम क्या आती है कि क्यों नहीं हमारी जो यूथ है या हमारे जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि भाई इनकम बहुत कम है, उन्हें जिस तरीके से वो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें आउटकम उतना नहीं मिलता है, इसीलिए लोग इस पर जो है कई सारे फार्मर्स का नाम बता सकता हूँ जो बिलियनियर्स हैं, मिलियनियर्स हैं, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ हैं ना ऐसे कि किस तरीके से हम इस जो हमारे पास एक छोटा सा लैंड है हम उसे कैसे यूटिलाइज़ करें कि हम अपनी इनकम को बूस्ट कर सकें। अब जैसे हमने ही बताया कि भाई मार्जिनल फार्मर ने 86% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है सर जिनके पास लैंड नहीं है। अब हम उनको एक आइडिया दे दें इंटीग्रेटेड फार्मिंग के थ्रू कि भाई जैसे एक क्रॉप हमने कल्टीवेट करी, वो सीज़न
कि उससे जो बारिश नहीं हुई या प्रॉपर जो भी कुछ नहीं हुआ वो फेल हो गई। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या है, उस छोटे से लैंड में हम ऐसे इनकम सोर्स रखते हैं कि भाई एक क्रॉप फेल भी हो जाए तो हमारा इनकम का जो सोर्स है वो बंद ना हो। कि जैसे वहाँ पे पोल्ट्री फार्म है, एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है ना, पिस्सी कल्चर है, ठीक है ना, पॉन्ड में हम फिशेस वगैरह कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म से हमें एग्स और मीट वगैरह चिकन वगैरह का हो रहा है, या जो हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं उससे हमें मिल्क प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सोर्स बन जाता है पूरा कि हम एक छोटे से लैंड को कैसे यूटिलाइज़ करें। और इसी की ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज जो है लोग क्या करते हैं कि कृषि से दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें आइडियाज़ नहीं होते हम इस लैंड को, जो हमारे पास छोटा सा ही लैंड है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, क्या कल्टीवेट करें कि हमारी इनकम बूस्ट हो। थैंक यू मैम। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम डीना बिस्ट है। अच्छा, आप किस क्लास को पढ़ाती हैं? मैं 6, 7, 8 को पढ़ाती हूँ। विज्ञान पढ़ाती हैं? साइंस पढ़ाती हूँ 7th क्लास को। अच्छा, साइंस पढ़ाती है। साइंस में आपको एक विषय जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सेग्रेगेशन होता है, तो आपको क्या सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? मुझे फिजिक्स सही लगता है सर। फिजिक्स अच्छा लगता है, भौतिक अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने जो है किस मॉडल को तैयार किया है? सर मैंने 7th क्लास में एक वाटर साइकिल रिप्रेजेंट किया है और एक फोटोसिंथेसिस। अच्छा, जैसा अभी आप देख रही हैं कि पानी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया या बच्चों के साथ मिलके या उसमें सरकार को, है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट कोई भी हो सकते हैं, कि जो पानी की समस्या हो रही, क्योंकि इस बार लखनऊ में बहुत बारिश हुई, पूरे भारत में बहुत बारिश हुई, तो पानी तो हमें बहुत मिला लेकिन इसका रिस्टोर नहीं हुआ, है ना। तो आपको क्या लगता है कि कैसे क्या इनोवेशंस कर सकते हैं या कुछ ऐसी तकनीक ला सकते हैं कि इस चीज़ को, इस समस्या को, जो कि जल की समस्या है, इसको दूर किया जा सकता है? सर इससे हम बहुत सारे मतलब रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट बारिश होती है तो अपने घर में हम टैंक बना सकते हैं, उस पानी को कलेक्ट कर सकते हैं और उस पानी को हम अपने घर के डेली यूज में यूज़ कर सकते हैं। और बहुत फार्मिंग वाले होते हैं, जैसे गाँव वहाँ होते हैं, वहाँ पे उतने सोर्स नहीं हो पाते। सपोज दैट मान लो वहाँ पे वो पॉन्ड बना सकते हैं, उसको फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं। और जो आपका बोरिंग, मैम ने एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया कि हर जो है, अगर हम सिर्फ लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 से 25 करोड़ है और लखनऊ में लगभग 1-2 करोड़ की जनसंख्या होगी। तो एक ऐसा मॉडल बनना चाहिए घर का जिसमें हर मॉडल में, चाहे वो 500 स्क्वायर फीट हो, चाहे वो 1000 स्क्वायर फीट हो, चाहे वो कितना भी बड़ा घर हो अपनी अपनी क्षमता से, लेकिन उसमें एक तय मानक के अनुसार एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि पानी का जो वर्षा का जल है, जो बरसात का जल है, पानी है, वो नीचे ज़मीन पे जाए और धरती का जो जल स्तर है वो मेंटेन रहे। ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट था। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो ये विज्ञान का वो वरदान है जो हमारी आने वाली पीढ़ी को जो जल समस्या होनी है उससे बचाएगा। और मैम फार्मिंग के बारे में आपने? सर फार्मिंग की जैसे बोरिंग होती है, बहुत सारे लोग बोरिंग का यूज़ तो करते हैं पानी निकालने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेक्निक भी आजकल बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। मैंने डिस्कवरी में देखा हुआ था कि लोग जो खेतों का पानी है वो बहाने की जगह उसको पानी को वापस से बोरिंग में डालते हैं, वेल में डालते हैं, कुएं में डालते हैं, जिससे पानी स्टोर होता है और जो पानी का लेवल घटता जा रहा है। एक तो क्या होता है, बोरिंग का पानी नीचे जाता है, नीचे का पानी लेवल ऊपर उठता है। पानी जब कोई भी किसान चालू करता है पानी, तो वो खेतों में गया, खेतों में सिर्फ ज़मीन पे जा ही रहा है। बारिश का पानी सर, जो बारिश का पानी, बारिश में अगर हम शहर की तुलना से बात करें, शहर की तुलना और गाँव की तुलना में, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड, मकान पक्के कम होते हैं, ज़मीन ज़्यादा होती है, तो शहरों की अपेक्षा तो वहाँ पे भी जो है क्या कहते हैं, पानी का जल बन जाता है। बाकी जो आपने मकान वाली टेक्निक कही, वो गांव में भी अगर लॉन्च कर देंगे तो जल स्तर वहाँ भी बना रहेगा। जैसे सर यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली आप देखोगे कि आपको यहाँ पे सॉइल नहीं दिखता, हर जगह आप जैसे पेड़ हैं, आप पेड़ के नीचे, वही मैंने कहा कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पक्के हैं, वहाँ कच्चे हैं, तो वो जल जाएगा। जो आपने घर वाला मॉडल कहा कि घर में एक ऐसी सुविधा हो कि सारा पानी की जगह एक सेंटर पे आके या कहीं पे भी जाके प्योरीफाई करके यूज़ कर सकते हैं। जब प्योरीफाई करके हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बहुत जगह होता है कि मैंने देखा, अपनी पर्सनली एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि जैसे हम बहुत जगह ऐसे एरिया पे जाते हैं जहाँ पे जैसे सपोज दैट जहाँ पर पानी नहीं रुकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, घरों में आज के टाइम पे पानी को इकट्ठा कर रहे हैं और वही पानी को यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको राजस्थान में यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पर भी पानी की बहुत किल्लत है। जैसे मैं पहाड़ों से आई हुई हूँ, तो पहाड़ों में पानी तो बहुत है, बट उसको रिस्टोर करने के लिए कुछ भी हमारे पास संसाधन नहीं होती है। तो पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के CM
सीएम हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो मैं चाहूँगी कि वहाँ पे जो होता है कि जो पानी है, नदियों का पानी है, उसको रीस्टोर किया जाए। और उसको रीस्टोर करने के बाद जो ट्यूबवेल के थ्रू क्या होता है, कहीं पे डैम बना लिया, डैम से फिर पानी को पाइप ट्यूबवेल के थ्रू, जैसे नहरों के जैसे वहाँ पे क्या होता है कि जैसे नदियाँ हैं तो नदियों को डैम बनाया और उस वहाँ पे ट्यूबवेल लगाया और फिर ट्यूबवेल के थ्रू गांव-गांव में नहर बनाई और उस ट्यूबवेल को नहरों में मतलब वैसे वहाँ पे पानी पहुँचा सकते हैं। पहाड़ में पानी की समस्या है। एक बार हम कैची धाम गए थे दर्शन करने, तो वहाँ पे नॉर्मल जो है क्या कहते हैं, नहाने धोने के लिए 100-200 रुपये लिया जाता है। तो एक बार ये हुआ कि यार इतना पैसा लेना, लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरी नज़र एक काली पाइप पे गई, बहुत दूर से नीचे से पाइप आ रही थी, तो वो दिखा रहा था कि पानी वहाँ पे वाकई में लाना, ये जो 50-100 रुपये ले रहे हैं ये नॉर्मल नहीं ले रहे, ये वर्थ इट है, क्योंकि इतनी दूर से पानी लाना, उसकी व्यवस्था करना, पहाड़ों में समझे पानी की समस्या है और ये विज्ञान है जो इस समस्या को दूर कर सकता है। मैम आपका क्या नाम है? आबिदा सिद्दीकी। अच्छा मैम, आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं, किस क्लास को पढ़ाती हैं? मैं क्लास 9th को साइंस पढ़ाती हूँ। मेरा मेन सब्जेक्ट बायो ही है और ये प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। मतलब इस पे तो बात करेंगे क्योंकि आप बायो पढ़ाती हैं, तो अभी भी इंडिया में एजुकेशन को लेके खासकर जैसे कि यूपी बोर्ड्स के स्कूल और हिंदी मीडियम्स के स्कूल में बायो सब्जेक्ट्स को लेके पढ़ाने में बहुत टैकल्स आते हैं, तो आपने बहुत चैलेंजेस जो आते हैं उसको कैसे टैकल करती हैं आप? टैकल्स तो जैसे सब्जेक्ट में मोस्टली आते हैं हर ही, लेकिन बायो में ये रहता है कि जो चीज़ें रहती हैं उनको इन्हांस करना बच्चों के थ्रू और बच्चों के माइंड में जैसे कि एक सेटअप बनाना कि बायो आपकी क्या एक डेली लाइफ है, आपकी बॉडी में वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो बायो सब्जेक्ट में हैं। तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ आर। लेकिन मेन ये है ना कि अगर हमें अपनी बॉडी के बारे में पता रहेगा कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कैसे वर्क करें, क्या करें, तो हमारा माइंड सेट रहेगा, हमारा एक डेली रूटीन अच्छा रहेगा। जैसे हमें न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है, लोग न्यूट्रिशंस को हायर करते हैं अगर आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डिसीज़ेज़ हो जाती हैं। लेकिन अगर हम मेन बायो सब्जेक्ट में टैकल्स ना लेकर के एक इंटरेस्टेड पॉइंट बना करके चलेंगे तो वो हमारा मेन पॉइंट ये रहेगा कि हम अपनी डेली रूटीन का जो हम ब्रेकफास्ट करें, डिनर करें, लंच करें, वो हम बहुत अच्छे से अपनी एक हेल्दी रूटीन प्रोवाइड कर सकें। क्लास 10 को पढ़ाती हैं? क्लास 10th को 9th को पढ़ाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, आपने अपने टाइम पे पढ़ाई करी होगी है ना, तो एक 9th और 10th में एक चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन, ठीक है, एनिमल्स में भी ह्यूमंस में भी, और बायो टीचर्स के साथ बहुत चैलेंज रहा, या तो वो स्किप कर देते थे उसको और या तो वो नहीं पढ़ाते थे। ठीक, उसके पीछे देखिए दो पहलू, एक टीचर की भी क्वालिटी आती कि वो कैसे डील कर रहा है क्लासरूम को, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं टीचर की ही स्किल दर्शाती है। तो आपने जब आपका तो सब्जेक्ट है नहीं क्योंकि 9th में, क्या आपने जब अपने टाइम पे स्कूलिंग करी थी तो क्या आपने वो माहौल देखा था कि इतना मतलब नॉलेज को एक जो है क्या कहते हैं दूसरे एंगल से देखा जा रहा है? यस सर, बहुत सारा वो एक बहुत मेन चैलेंजेस था, क्योंकि आपको अगर रिप्रोडक्शन चैप्टर आप सबके साथ बैठ करके पढ़ रहे हो तो वो मेन होता है कि टीचर जो होता है, टीचर ने पढ़ाया था वो चैप्टर? Yes, sir, मेरे स्किप नहीं किया था, लेकिन बहुत स्कूलों में स्किप कर दिया जाता है। जी सर, मेरे सर ने, टीचर ने स्किप नहीं करा था, वो सर थे, लेकिन उन्होंने जो एक होता है ना कन्वे करना चीज़ को, बहुत अच्छे से करा था। एक्सप्लेन वर्ड्स जो थे उन्होंने बहुत ऐसे वर्ड्स एक्सप्लेन करे कि कम वर्ड्स में ना पूरी बात समझ में आ जाए, तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट ही था। अभी जैसे आपका टॉपिक है इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? यस सर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट है, ये हम लोग इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं, ठीक है, लेकिन ये डेवलप करने के बाद जो हमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ का भी सामना करना पड़ता है। जैसे फैक्ट्रीज़ है, तो फैक्ट्रीज़ तो हमने डेवलप के तौर पे बनाई जब हमारी सिटी डेवलप्ड हो गई, लेकिन उसके बाद जो उसमें से इम्प्योरिटीज़ पॉल्यूशन एक कवर अप कर रही हैं, या जो माइनिंग है वो क्या चीज़ें करी। सबसे पहले जो एक इंडस्ट्री होती है वो हमारे देश के विकास के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बैकबोन है। और सेकेंड चीज़ ये है, हमारा ओपिनियन ये है कि अगर हमने जैसे हम आए एक गांव से शहर में आए, हमने उसको सिटी बनाया, सिटी से हमारी इंडस्ट्री डेवलप हुई, लेकिन डेवलप होने के बाद अगर हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे पॉल्यूशन का ध्यान रखें, इन सब चीज़ों पे, तो हमारी इंडस्ट्री और ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी डेवलप कर। कैसे करेंगे सर ये चीज़ है कि हम जैसे दिल्ली का चुनाव जब हुआ था तो एक बड़ा मुद्दा रहा था यमुना, है ना, अभी छठ पूजा भी थी तब भी यमुना एक बड़ा मुद्दा रहा था। यमुना गंदी भी होती है, क्योंकि आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ, ऐसा मतलब मैं पॉलिटिक्स जो है जहाँ जोड़ रहा हूँ, राजनीति जोड़ने का मतलब नहीं, बस ये है कि ये विषय से जुड़ा हुआ है। वो यमुना गंदी होती है इंडस्ट्री के वजह से ही, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ही वजह से, तो उसको मतलब जैसे ये आप एक बता रही नदी बह रही है, पानी कहीं से आ रहा है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम जो कि इंडस्ट्री के मिठास को भी ले सकें
और अपनी प्रकृति को भी दूषित ना होने दें? सर इसमें हम लोगों ने एक गाड़ी बनाई थी जो हमारा जैसे ये नदी में जो इंडस्ट्री की वजह से वो गाड़ी कहाँ गई, वो जो पॉल्यूटेड होती है तो वो क्या करेगी, उसको क्लीन करती चलती है। जितना भी पॉल्यूशन है वो ऊपर उसके पूरा कूड़ा उठाती रहेगी। तो वो क्या है, अगर हमारी इंडस्ट्री भी है और पानी भी है तो वो अगर एक रिवर में एक वो चीज़ आ जाएगी तो एक प्लस पॉइंट रहेगा कि वो भी क्लीन भी होती रहेगी। अच्छा, आप कैसी लाइफ चाहती हैं? बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ बीमारी वाली ज़िंदगी, या पहले का ज़माना जैसे अगला अभी मॉडल भी देख रहे हैं एशियंट वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड, कि पुराने के ज़माने के लोग फिट रहते थे, लंबा जीते थे, आज इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, हॉस्पिटैलिटी बढ़ गई है, दवाइयाँ बढ़ गई हैं, मेडिकल साइंस बढ़ गया है, उसके बाद भी इंसान की जो जीवन की दर है वो घटती जा रही है। तो आपको पर्सनली, जो कि आप साइंस टीचर हैं, तो आपको एशियंट वर्ल्ड बहुत अच्छा लगता था कि मॉडर्न वर्ल्ड अच्छा? सर मुझे एंशिएंट वर्ल्ड ज़्यादा अच्छा लगता था। अभी बहुत सारी डिसीज़ेस बढ़ गई हैं, लोगों की एज जो है वो भी कम हो गया है। मतलब जैसे कि जो पहले के लोग 190 क्रॉस कर जाते थे, अभी के क्रॉस नहीं। अच्छा, एशियंट वर्ल्ड में साइंस टेक्नोलॉजी ज़्यादा थी कि मॉडर्न वर्ल्ड में, आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो मॉडर्न वर्ल्ड में साइंस टेक्नोलॉजी ज़्यादा हैं कि वो डेवलपमेंट के चक्कर में ये भी है कि वो डिसीज़ेस भी आगे। एंशिएंट वर्ल्ड में आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सिविलाइजेशन कभी पढ़ा है? अच्छा, चलिए और आसान कर देते हैं इसको। पहले वाटर लॉगिंग की समस्या है ना नहीं होती थी, 90s के एंगल में सड़कें बनती थी। जब उसको रिसर्च करेंगे, आप कल्याणपुर में रहती हैं, वाटर लॉगिंग कितना होता है कितना नहीं जानते, तो क्या कहेंगे? अभी भी मॉडर्न वर्ल्ड ज़्यादा एडवांस है कि एशियन वर्ल्ड ज़्यादा एडवांस है? सर उस हिसाब से अगर हम देखें तो एंशिएंट वर्ल्ड भी ज़्यादा था, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड उस हिसाब ज़्यादा एडवांस है। ठीक। मैम, इस साइंस एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें। सर विगत 2 वर्षों से बच्चे ये एग्जीबिशन लगा रहे हैं और मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा प्रयास रहा है बच्चों का। जो बच्चे एक जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी बातों को ना व्यक्त करके ऐसे वो मॉडल के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और बच्चे ज़्यादा जागरूक हों, साइंस से ज़्यादा वो जुड़े, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रकृति में हर तरफ साइंस का साइंस रहती है और बच्चे जब हम किताब में उनको पढ़ाते हैं तो इतना नहीं बच्चे समझ पाते हैं। जब वही चीज़ उनका प्रैक्टिकल होता है, प्रयोगात्मक रूप से वो बच्चे कार्य करते हैं तो ज़्यादा समझते हैं और बच्चों का लगाव जो है साइंस के प्रति ज़्यादा रहता है और मोटिवेट हों बच्चे। इसलिए जो विगत 2 वर्षों से हमारे यहाँ ये साइंस एग्जीबिशन लग रहा है। जैसे जब से कोविड आया है, कोरोना आया है, कोरोना के बाद आपने देखा होगा कि चीज़ें बदली हैं, पढ़ाई भी बदली है, जीवन भी बदला है, तो उसमें शिक्षा भी बहुत स्तर से बदल गई है। आपने कई बड़े इसी फेज़ में कई सारे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया, जिसमें साइंस एंड फन प्रकाश गई एक सर हैं और भी कई टीचर्स हैं जो वायरल हुए, उन्होंने शिक्षा को बिल्कुल से बदल दिया। तो इस साइंस एग्जीबिशन, जो कि आपने कहा भी कि एक व्यवहारिक तौर पे सीखना, क्लासरूम से हट के, किताबों से हट के सीखने की कला बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है, तो साइंस एग्जीबिशन के अलावा और क्या करते हैं आप लोग विज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने के लिए? देखिए, साइंस एग्जीबिशन के अलावा जो है बच्चों को हम लोग समय समय पर बच्चों को ले जा कर के बाहर, जैसे मान लीजिए आपका यहीं पे साइंस सिटी है, वहाँ घुमाना, या कहीं भी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये लगता है कि हाँ बच्चों को हमें ले जाना चाहिए जिससे बच्चे सीखें जो है। और जैसे आपने कहा कि कोरोना के बाद बहुत कुछ बदला है। सबसे देखा जाए तो जो ऑनलाइन क्लासेस जो है ये प्रारंभ हुई, तो मैंने ये देखा कि जो ये ऑनलाइन क्लासेस, जो बच्चे प्रैक्टिकल पहले किताब पढ़ करके या टीचर से पूछ करके जो इनके जो प्रैक्टिकल हुआ करते थे, वो चीज़ ऑनलाइन में बच्चे नहीं सीख पाते हैं और बच्चों का धीरे धीरे स्कूल से लगाव भी ख़त्म हो रहा है। लेकिन हम लोग चूँकि कोरोना से पहले हम लोग क्लासेस लेते थे और अब में हमने ये देखा कि बच्चे जो उनका रुझान था वो धीरे धीरे जब ये कम हो रहा था, तो हम लोग को ये लगा कि इनको जो है इस माध्यम से, यानी कि जो प्रयोगात्मक तरीके से या जो है कहीं अगर कोई एग्जीबिशन लगा है वहाँ ले जा कर के घुमा करके, तो जो इनका व्यवहारिक जो ज्ञान था उसको डेवलप किया जा सकता है। और इन शॉर्ट अगर कहें तो आपने एकेडमिक टूर और साइंस टूर के प्रोग्राम्स बढ़ाएं और जो एक कोरोना के बाद रुचि कम हुई थी विज्ञान के प्रति और तमाम शिक्षा के प्रति, उसके लिए आपने जो है और भी स्टेप्स लिए, जिसमें ये 2
2-3 स्टेप्स थे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन बढ़ा था, तो क्या आपके यहाँ कभी ऐसा है कि ऑनलाइन शिक्षा की कभी ज़रूरत पड़ी तो अपना स्कूल इसलिए काबिल है ऑनलाइन शिक्षा डिलीवर करने के लिए? हाँ बिल्कुल भाई, कोरोना में ये था कि हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ी, पर अगर मेरा व्यक्तिगत राय देखा जाए तो मैं ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ हूँ। हाँ, अगेंस्ट। जी जी, नहीं, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वैसे अपने ऑनलाइन शिक्षा के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं। अच्छा मैम, जैसे सर मैं ये कह रही हूँ कि इंटर लेवल तक का तो बच्चों को स्कूली शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और टीचर जो है बिल्कुल उनके समक्ष हो कि कभी बच्चे को कुछ पूछना हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, तो बच्चा अपने टीचर से सीख सके। प्रत्यक्ष शिक्षा परोक्ष शिक्षा से ज़्यादा बड़ी है। अच्छा, ये सब पूरी तैयारी करने में कितना समय लगा? 10 दिन। हाँ, 10 दिन लगे बच्चों की क्या प्रक्रिया रही, बच्चों का क्या रुझान रहा? बच्चे टीचर से ज़्यादा उत्साहित थे, और लगभग जो है टीचर सिर्फ उनको बताते गए, लेकिन जो भी बच्चों ने किया वो स्वयं किया, और बहुत उत्साहित थे बच्चे। अभिभावक का क्या रोल रहा यहाँ पे? समर्थन मिला कि? नहीं, अभिभावक का भी समर्थन रहा है, अभिभावक भी जो है, और बच्चों को अभी मैंने देखा कि जैसे वो 7th क्लास का बच्चा है, अभी अभिभावक आकर के उसको और मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं ऐसे आप करिए, तो अभिभावक भी इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे पूरा। और शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर विज्ञान के क्षेत्र में, आपको लगता है कि कुछ संभव प्रयास होने चाहिए देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर? बिल्कुल होना चाहिए, और क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो देश हमारा आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल प्रयास होना चाहिए। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम तनिष्क सिंह है। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये मॉडल बनाया आपने? हाँ, यस सर। और सिलर एस्पिरेशन? यस सर। तो थोड़ा बहुत बताओ इसके बारे में। देखिए, मैं आपको पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में ही बताता हूँ। देखिए, फोटोसिंथेसिस यानी एक प्रकाश संश्लेषण, एक ऐसा प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते हैं। आप अपना भोजन बनाते हैं? नहीं, हम लोग क्यों नहीं? नहीं, वो एक अलग हो गया। जैसे मम्मी खाना बनाती होंगी ना, यस। आप अपना खाना बनाते हैं? नहीं, कुछ तो बना लेते होंगे, चाय कॉफ़ी? चाय पराठा सब बना लेते हो? पराठा बना लेते हो? यस, मैगी। ये बताओ कि कभी पेड़ लगाया है आपने? यस सर। कितने पेड़ लगाए होंगे? 3-4 लगाए होंगे। वेरी गुड, 3-4 पेड़ लगाना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये बताओ बेटा कि अभी जैसे क्या कहते हैं, आप साइंस का ये एग्जीबिशन है, आप कितने सालों से यहाँ पढ़ रहे हो? ये मेरा 4th ईयर है। 4th ईयर है। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरा साइंस एग्जीबिशन का? बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, तो साइंस जब पढ़ते हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि साइंस कैसे पढ़ानी चाहिए? साइंस मतलब मुझे प्रैक्टिकल में बहुत अच्छी लगती है। अगर तुम किसी को, जैसे तुम लोग कोई भी छोटा सा टॉपिक है तुमको समझ में आ गया, तो अगर तुम पढ़ाते तो कैसे पढ़ाते? जैसे ये प्रैक्टिकल करके बताया, अब जैसे ये प्रैक्टिकल करके मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। अच्छा, तो हम सपोज करो कि थोड़ी देर के लिए किताबें, कॉपियाँ यानी पन्नों को और कलमों को हटा दिया जाए, तो क्या तुम विज्ञान को समझ सकते हो? हाँ, तब ज़्यादा सही रहता है। इस बच्चे ने कहा कि किताबें और कलमों को अगर हटा दें, यानी पन्नों को हटा दें, तो विज्ञान को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। और वाकई में यही शायद सही प्रक्रिया भी है। अगर मुझे मौका मिला या कभी जो है क्या कहते हैं, वाकई में कोई टीचर्स जो भी हैं, तो एक पुराना पैटर्न जो चल रहा है, किताबों में नोट्स बनाना, लिखवाना, प्रैक्टिस कराना, क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, तो पेपर के आंसर्स लिख के दे रहे। देखिए, कुछ जगह पे थ्योरेटिकल नॉलेज में, बायोलॉजी में, जूलॉजी में, बॉटनी में, मैंने कहा ना कि कुछ 30-40% नियर अबाउट या कुछ परसेंट ज़रूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। लेकिन विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन एक रिटन नॉलेज से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। जो कि अगर आपको कुछ भी करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी समस्या है, उन समस्याओं का समाधान अगर विज्ञान से होगा, तो वो विज्ञान कॉपियों में आंसर लिखने से नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल करने से होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्वायर करने से होगा। तो ये साइंस एग्जीबिशन वन ऑफ द मोस्ट, कह सकते हैं, बहुत एक अच्छा मेथड है बच्चों को प्रैक्टिकली साइंस की तरफ इंटरेक्ट करवाने का। और भी कई सारे मेथड, जैसा कि मैम ने बताया कि यहाँ पे टूर्स होते हैं और ये प्रोग्राम होते हैं। तो किसी स्कूल का प्रमोशन नहीं है, ये एक ओवरऑल इंडिया की एक बात है कि आप जो है क्या कहते हैं, विज्ञान को इस स्तर से पढ़ाएं कि बच्चों को कुछ समझ में आए। शिक्षा में एक क्रांति की आवश्यकता है, विज्ञान को समझने में क्रांति की आवश्यकता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगा, बहुत जल्दी मिलूँगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।